अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। सियासी पहलू होते हैं, सियासत की बात होती है और सियासत और सिस्टम से जुड़े लोग बहुत सारे कुछ चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए भी हमेशा कोशिशें जारी रहती हैं। उसी कोशिश का नाम है राजेश अग्रवाल जी। उनकी शुरुआती जो मूल निवासी हैं वो बरेली के ही हैं और 1995 से एक उनकी शुरुआत होती है, वो पार्षद बनते हैं। शुरुआती दौर बीजेपी में गुजरता है, 1996 में उपसभापति बनते हैं और ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद 2002 और उसके बाद बीच में कांग्रेस से भी वो पार्षद बनते हैं और इसके बीच और आगे जब हम बढ़ते हैं तो बिना सिंबल के समाजवादी पार्टी से भी वो पार्षद बने। अभी भी फ़िलहाल रामपुर गार्डन से वो पार्षद हैं और मैं आपको बताता चलूं, रामपुर गार्डन जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री यूपी सरकार के राजेश अग्रवाल जी के करीबी रिश्तेदार को हराया था। अहम बात यह है उनकी वाइफ भी 2 बार पार्षद रहीं, साथ ही जो है वो बरेली विकास प्राधिकरण में भी बड़े पदों पर हैं, अभी भी लगातार उसके सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावा व्यापार मंडल को भी वो देखते हैं। सियासत का एक लंबा तजुर्बा है और समाजवादी पार्टी से इस वक्त फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कम वक्त में लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई है। बरेली में पिछले तकरीबन 25 से 30 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें राजेश अग्रवाल जी का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाएगा। वो घर बैठे ही लोगों के परेशानी हल कर देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, क्योंकि आधुनिक दौर है और तमाम ज़रियों से लगातार वो लोगों की मदद कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है उन्होंने बरेली शहर सीट से आवेदन किया है और कैंट सीट पर भी उनकी नज़र है। अहम बात यह है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बरेली की 9 सीटें हैं और इसमें 2 सीटें बहुत अहम होने वाली हैं, बरेली शहर सीट और बरेली कैंट सीट। क्योंकि वो कायद समाज से आते हैं तो उसकी नुमाइंदगी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश अग्रवाल जी, जो कई बार के पार्षद हैं, मौजूदा टाइम में भी पार्षद हैं। उर्दू में मैं बोलूँ तो एक इसको बोलते हैं उर्दू में तारुफ देना, इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपका दिया छोटा सा, लेकिन एक लंबा तजुर्बा 25-30 साल का आपका रहा है। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा तारुफ दिया जी। तो मैं अब शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जो सियासी सफ़र है पूरा आपका, उस पर मैं चाहता हूँ, मैंने तो जो बात कही तो कही, आप अगर अपनी ज़ुबान से कुछ और इसमें जो सियासी सफ़र है, थोड़ा राजनीति का पृष्ठभूमि उसके बारे में बताएं तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखिए, जब मैं पढ़ता था और शायद फर्स्ट ईयर में होऊंगा, तब से मैं राजनीति में हूँ। मेरा एक मतलब रुचि कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने तब से चुनाव लड़ाए हैं। उसके बाद मैं छोटे छोटे पदों पे वार्ड के प्रचार मंत्री से मैंने पद लेना शुरू किया या मुझे मिलना शुरू हुए। उसके बाद 95 में नगर निगम के चुनाव होते हैं तो मेरे साथीगण मुझसे कहते हैं, उससे पहले मैं एक बिजली का आंदोलन कर चुका था बहुत बड़ा। हमारे इलाके में बिजली नहीं आती थी तो हम रोज़ घेरने जाते थे बिजली वालों को, तो वो उसमें हमें बहुत भारी सफलता मिली। हमारी लाइन बदली गई और हमें वीआईपी फीडर से लाइट मिलने लगी। तो इससे प्रभावित जनता ने कही, राजेश तुम चुनाव लड़ो। 95 में चुनाव होते हैं और मुझे टिकट मिलने की इसलिए उम्मीद नहीं थी कि मेरी पृष्ठभूमि साधारण परिवार की थी। मेरे खिलाफ टिकट जो मांग रहे थे बहुत अमीर लोग मांग रहे थे, लेकिन मेरे संग जनता थी। उन्होंने कहा कि हम निर्दलीय लड़ा देंगे, टिकट देना पड़ेगा। तो खैर मुझे मजबूरी में टिकट मिलता है और मैं पहली बार में ही बहुत अच्छे वोटों से जीतता हूँ। और ईश्वर ने फिर मुझे 1996 में उपसभापति बना दिया, कार्यकारिणी का चुनाव जीता। फिर सिलसिला ये चलता रहा। मैं व्यापार मंडल में एक्टिव हुआ, उसमें मैंने बहुत काम किया, विभिन्न पदों पे रहा, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, और अभी भी हूँ सक्रिय। फिर 2000 में चुनाव होते हैं, दोबारा जो है ये सीट महिला हो जाती है, मेरी पत्नी जीतती है मेरी जगह। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इस बार नगर निगम में उतनी मजबूती नहीं दिखा पाया क्योंकि स्वयं मैं पार्षद नहीं था। फिर चुनाव आते हैं 2005 में, फिर ये महिला सीट होती है। मैंने अब कुछ नहीं, चाहे चुनाव हारे या जीते, लड़ूंगा मैं ही।
पड़ोस का वार्ड रामपुर गार्डन पुरुष के लिए था और ये महिला के लिए, तो हमने कहा पार्टी से, बीजेपी से, कि हमें रामपुर गार्डन से लड़ना है। उन्होंने मना कर दिया। रात के 1 बजे मना किया। अगले दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, कांग्रेस पे कैंडिडेट नहीं था, हमने कांग्रेस के सिंबल से लड़े और हम जीत गए। फिर बहुत अच्छा रहा। फिर हम बरेली विकास प्राधिकरण में सदस्य के रूप में चुनाव जीत के गए। उसके बाद 2012 में फिर चुनाव होते हैं, तो रामपुर गार्डन की महिला आरक्षित हो गई थी और ये जनरल, तो दोनों सीटों से एक से पत्नी और हम जीत जाते हैं। फिर 2017 में बीजेपी की लहर थी, तो मैं साइकिल चुनाव चिन्ह से रामपुर गार्डन से जीता और अभी तक वहाँ से पार्षद हूँ और बरेली विकास प्राधिकरण का सदस्य भी हूँ। मैंने शहर की जनता के लिए वार्ड से ऊपर उठ के, चाहे वो राजेंद्र नगर की हो, चाहे वो सिविल लाइन्स की हो, चाहे वो कैंट की हो, कैंट से मतलब सदर की हो, कहीं की भी हो, कहीं भी हो, सबके लिए काम किया है। शहर की समस्याओं के लिए बहुत काम किया। हाउस टैक्स का आतंक था, उसकी लड़ाई, जबकि समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार में लड़ी। आज भी कंपनी गार्डन में यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, वो कटने जा रहे थे, 80 पेड़ बचवाया और आज तक वो बरकरार हैं। डोर टू डोर पे मैंने सबसे पहले शुरुआत की, उसकी लड़ाई लड़ी। शहर में रात को मैं बैंकॉक गया, मैंने देखा रात को सफाई होती है, तो मैंने कही यहाँ भी सफाई शुरू करो, तो पिछले बोर्ड में सफाई शुरू कराई, जो आज तक बरकरार है। ना जाने कितने मुद्दे जनहित के नगर निगम में, बरेली विकास प्राधिकरण में कराए हैं और अधिकारी मानते हैं, क्योंकि हम कोई भी बात, अपना तर्क सिर्फ बातों से नहीं रखते। मुझे उसके लिए 3 से 4 दिन तैयारी करना पड़ती है, पूरा एक्ट देखना पड़ता है और सब कुछ देखने के बाद मैं अपनी बात सिर्फ इतनी सी कहता हूँ कि कानून ये कहता है, करना ना करना आपकी इच्छा। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा विरोध दर्ज करा लो। तो नगर निगम में बात मानी जाती है, चाहे मैं पक्ष में हूँ, विपक्ष में हूँ, मेयर कोई हो, नगर आयुक्त कोई हो, बीसी कोई हो, मंडल आयुक्त कोई हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना जनता से आज तक बहाना बनाया, मेरी सरकार नहीं है, मैं पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, काम करना। ना जनता से कभी ये कही कि लेटर लिख के लाओ तो मैं देखूंगा। हमें तो जनता फ़ोन कर देती है या व्हाट्सएप पे मैसेज दे देती है, हम आगे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं, जनता का काम हो जाता है। मैं जो आपके चैनल अटल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ शहर की जनता से, कोई 15 दिन की मेहनत के बाद टिकट की अभिलाषा रखता है। मुझे तो 30-35 साल हो गए हैं और 26 साल से सभासद हैं, 16 साल से विकास प्राधिकरण के मेंबर हैं, व्यापार मंडल में है। और शहर का अगर एक व्यक्ति ऐसा आ जाए कि उसका काम कराने में हमने कोई पर्सनल हिस्सा दा, बाद में LIC बेची या कुछ भी करा, तो मैं इस राजनीति से उसी मिनट छोड़ दूंगा और मैं कभी जीवन में कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। इतनी साफ स्वच्छ राजनीति मैंने करने का प्रयास किया है। नगर निगम में किसी से कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया, प्राधिकरण में ऑब्लिगेशन नहीं लिया, व्यापार मंडल में ऑब्लिगेशन नहीं लिया। हम पिछले 2 साल के कोरोना में जांच कैंप लगवाया, अभी तक जारी है। 7 जून से लोगों के वैक्सीन लगवा रहे हैं, 45,000 लोगों के वैक्सीन लगवा चुके। खाना बांटा, सीता रसोई, राधे श्याम वेलफेयर एसोसिएशन, ना जाने कितनी संस्थाओं के संग हम हमारा सहयोगी रहता है। साई संस्था है, गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, उनके संग है। हम हर जगह तन मन धन से, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी वाइफ इतनी एक्टिव है, आधे काम तो वही करा देती हैं जनता के। मैं घर पे नहीं मिलता हूँ, वो फ़ोन कर देती हैं या फिर वो साइन करना है वो कर देती हैं। 99% रिजल्ट जनता को देते हैं हम। ये नहीं है कि जनता कह गई और हम भूल गए, हम परसू करते हैं। अगर अधिकारी 3 बार के बाद मेरा काम फ़ोन के बाद ना करे तो फिर उसको दूसरी भाषा में भी मैं समझाना जानता हूँ, लेकिन जनता के संग पोलाइट वे, जनता के काम के लिए कोई पोलाइट वे नहीं होता। अगर काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये जनता किया काम नहीं, मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि नाजायज़ काम के लिए नहीं कहते हैं हम किसी के, जायज़ काम होता है जनता का, वो काम हम कराते हैं। जी जी, एक शुरुआत अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। बड़ा लंबा सफ़र रहा है आपका और मौजूदा टाइम में भी 1 डेढ़ साल से 2 साल से आप
खाने का यानी पेट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं लोगों का, वैक्सीन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सब जो ख्याल मन में आए, ये कहाँ से आए? क्योंकि 2 साल का वक्त तो बड़े से बड़े व्यापारी के लिए मुश्किल गुजरा, चाहे किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए। ये लोगों की मदद का जो सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, कुछ ऐसा है ऊपर वाले का आशीर्वाद। जब हम 87-88 की बात होगी, यहाँ बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे और कलेक्शन से उन पे कलेक्शन कम पड़ा, मैंने जो कम पड़े हम देख लेंगे। फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी हम ही को दे दी। तब वो एक जागरण होता था, तो हमने जागरण की वो हर साल प्रथा डाल दी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना जागरण के संग कुछ करा जाए, दशहरा मेला लगवाने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस मेले की परमिशन नहीं थी, हमें थोड़ा ये लगा कि झगड़े होने लगे हैं मेले में और कहीं कल को कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो हमने वो मेला बंद कर दिया। उसके बाद उसी दिन हमने साईं बाबा के भजन और संध्या कराने लगे और भंडारा कराने लगे, जो पिछले 8-10 साल से चल रहा है। तो ये एक सिस्टम बन गया है कि कुछ काम लोगों के लिए कर दो। ये बन किया गया है, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनवा दिया है। तो उसी क्रम में ये कोरोना आया, तो जो भी हुआ सैनिटाइजेशन वार्ड में खुद खड़े होके कराया। खाना बांटने संस्थाओं के संग खुद गए। ये नहीं कह रहा मैं अकेले मैंने करा, संस्थाओं के संग। ऐसी कोरोना जांच कैंप लगवाया सीएमओ से मिलके, और सबसे वो आज तक जारी है। फिर 3 दिन के लिए मेरे यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगा था, लेकिन मैंने उसका इतना प्रचार किया और इतना सब कुछ किया कि आज वो वैक्सीनेशन कैंप बरेली में सबसे सफल कैंप है। 45,000 लोगों के टीका लग चुका है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लोग इतना टीका नहीं लगवाते हैं जितना वहाँ लगवाते हैं। तो जो आपका सवाल है, ख्याल कहाँ से आया? ख्याल भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा करा है कि अपने आप हो जाते हैं सब काम। कोई कोशिश नहीं होती है, बस हो ही जाती हैं वो। जी जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अग्रवाल समाज से आते हैं, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। आपने दावेदारी अपनी ठोकी है समाजवादी पार्टी से, क्या अलग ख्याल है मन में? क्योंकि आपका जो समाज है वो बीजेपी का वोटर, चाहे बरेली की बात करें या कहीं की, नज़र आता है। क्या ऐसा करें? देखिए, राजनीति में एक्टिव 26 साल से जो कर रहा हूँ, उसमें मैंने सारे धर्म, सारे वर्ग का काम किया है। और जिसका आप काम करते हो वो आदमी आपको भूलता नहीं है। मेरे संग नगर निगम में कितना बड़ा और समाज, वाल्मीकि समाज भी है। मेरे समाज पे मुझे गर्व है। वो जो मेरे समाज के लोग मुझे जानते हैं, मेरी कार्यशैली जानते हैं, वो दल से ऊपर उठ के देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सब समाज का नेता हूँ। मैं कोई जातिगत उस आधार पे चुनाव लड़ने नहीं निकला हूँ। मुझे अगर सिख लोग पसंद करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं उनकी बटरिंग कर रहा हूँ। अभी परसों भी मुझ पे फ़ोन आया है। ये जो बिशप मंडल में कार्यक्रम होता है, इसमें ये लोग मुझे सम्मानित भी करते हैं और मैं नगर निगम से व्यवस्थाएं भी कराता हूँ। ऐसी वाल्मीकि समाज के प्रोग्रामों में जाता हूँ, ऐसी अन्य बिरादरियों के में भी जाता हूँ, ब्राह्मणों के में भी जाता हूँ। तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं 6 चुनाव तो नगर निगम के जीत चुका, 3 चुनाव बरेली विकास प्राधिकरण के जीत चुका, 4 चुनाव कार्यकारिणी के जीत चुका। ऊपर वाले की कृपा से 100% मेरा सक्सेस रेट है। और ये भी चुनाव में कोई टेंशन लेके नहीं लड़ने निकला हूँ और कोई घर भरने नहीं निकला हूँ, सेवा करने निकला हूँ। जब अच्छा मकसद होगा तो प्रभु भी मेरी मदद करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैं कल को बेईमान हो जाऊँ तो ना तो मुझे टिकट मिले और ना ही मैं चुनाव जीतूँ। अगर मैं ईमानदार रहूँ भविष्य में भी, तभी प्रभु मेरी मदद करें, अन्यथा मदद ना करें। अब मेरे पास 1-2 सवाल और हैं, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, पार्षद आज भी हैं, राजनीति को भी समझते हैं। 25-30 साल बहुत लंबा अरसा होता है। फिर प्राधिकरण में भी रहें। क्या ऐसा नया करना चाहेंगे अगर पार्टी और उसके बाद आवाम, जनता आपको मौका देती, बरेली शहर सीट की या जहाँ से भी होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे तो दिमाग में नहीं था। मुझे अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग का जो ज्ञान है ना, वो मैं समझता हूँ बहुत ऊपर लेवल का है, लेकिन उसका मिसयूज कह लो, यूज कह लो, वो शून्य है मेरा। जो मैं चीख पुकार करके नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरणों की बैठकों में 10 बातों में एक बात मनवा लेता हूँ
और मेरी शहर की जनता त्रस्त रहती है। मेरी शहर की नहीं, यूपी की रहती है। एक बिल्डिंग बनवाती है तो हर जना हड़काने चला आता है। एक पानी का कनेक्शन लेता है तो उसका बिल जारी है नगर निगम में, तब भी हड़काने चला आता है। जो जना रात को दिन के उजाले में काम नहीं करते हैं, वो शाम के अंधेरे में हड़काने आते हैं। तो जनता को मैं इतना बड़ा निजात दिलाऊंगा समस्याओं से। घर बैठे उन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और नियम कायदे बदलवाऊंगा उत्तर प्रदेश लेवल पे, अगर मुझे अवसर मिलता है। ये बात आप निश्चित समझ लो। अगर कोई 100 फीट की रोड है, 200 फीट की रोड है और बाबा आदम के समय में वहाँ घर बनते थे और आज वो वहाँ पे अपना नर्सिंग होम नहीं बना सकता, वहाँ होटल नहीं बना सकता, वहाँ व्यावसायिक क्रियाएं नहीं कर सकता, तो क्या वो 1000 गज में घर में रहेगा? किसकी हैसियत है आज के समय में? वो मेरा व्यापारी, वो मेरा शहरी अपराधी बन जाता है 2 मिनट में। पैसा भी देता है, जितने की ज़मीन नहीं होती है उससे ज़्यादा उसकी कंपाउंडिंग का देता है। ऐसे ऐसे नियम हैं जो बदलवा दिए जाएंगे तो जनता सालों साल याद रखेगी। जी मैं अब बस आखिरी के 2 सवाल लगे। हमने बरेली शहर सीट की जनता के बीच गए, गांव गए, खास तौर से जो सीवीगंज का इलाका है। रोजगार के अवसर वहाँ पहले हुआ करते थे, फैक्ट्री हुआ करती थी। आज सब अपने वजूद की अस्तित्व की जंग लड़ रही, रोजगार की कमी नज़र आती है। क्या प्लानिंग है, क्या खाका तैयार किया है? देखिए, रोजगार के अवसर के लिए हमें उद्योग नीति को बहुत सरल बनाना पड़ेगा। कहते सब लोग हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हमें 500 किलोमीटर पे, ये देखिए रोजगार कोई बरेली में सृजित नहीं होगा, ये प्रदेश लेवल से होगा। हमें 500 किलोमीटर पे एक हब बनाना पड़ेगा जिसमें 500 किलोमीटर के लोग एडजस्ट हो जाएं। हमें स्मार्ट सिटी की तर्ज पे स्मार्ट गांव बनाने पड़ेंगे ताकि वो शहरों में पलायन ना करें, और हमें वहाँ रोजगार के अवसर देने चाहिए। हमें वहाँ पे रोजगार करने वाले को टैक्स में छूट देनी चाहिए। हो सकता है तब शहर का आदमी वहाँ रोजगार करने जाए। रोजगार के बहुत अवसर हमें मिल सकते हैं, मिलेंगे, दिमाग में खाका है, लेकिन उसके लिए कोई स्थानीय स्तर पे नहीं, विधानसभा में आपको नीति बदलवाना पड़ेगी। देखिए, हम नगर निगम में सक्सेसफुल इसलिए हैं कि हम नियम कायदे जानते हैं और नीति बदलवाना भी जानते हैं। ऐसी विधानसभा कोई हवा नहीं है। वहाँ पे जब आप चीख पुकार करोगे, रिटर्न में करोगे, धरना दोगे, अगर नहीं सुनी जाएगी तो आपकी जायज बात सुनी जाएगी। मीडिया जगत है आपके पीछे, वो भी आपकी बात करेगा। तो कहने का मतलब है, जो बंद उद्योग हैं जिन्हें चलाया जा सकता है उन्हें चलवाया जाएगा, नए अवसर सृजित किए जाएंगे। अब आपको मैं एक बात कहता हूँ, लंबी बात है। हमारे यहाँ आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, 5000 रुपये एवरेज आता है खर्चा, अधिक से अधिक महीने का। और जो हमारे बेसिक स्कूल हैं वहाँ 8-9 हज़ार रुपये बच्चा आता है सरकार का, और क्या स्टफ निकलता है। बाद में वो बच्चे हाई स्कूल भी नहीं कर पाते हैं, वो कहना नहीं चाहिए चाय की दुकान पे काम करते हैं। तो सरकार इतना मिसयूज करके अपने पैसे का क्या बच्चों का भविष्य कर रही है। मैं तो इसको उन्हें डेबोर्डिंग बना दूंगा, या पूरा उनका हॉस्टल बना के शहर में 20 बेसिक स्कूलों को बंद करके मैं 4 खोलूंगा 4 इलाकों पे, और उनकी शिक्षा ऐसी कि वो कहीं भी कम्पीट करें। तो विजन है मुझ पे, सब कुछ है, लेकिन विजन मैं कहाँ करूं? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। हो सकता है विधानसभा में मैं अपनी बात पुरजोर तरीके से रखूं, मेरी बात सुनी जाए, नहीं सुनी जाएगी मनवाऊंगा, और नहीं होगा तो भैया हरी इच्छा। जी जी। अब बस आखिरी सवाल है जो व्यक्तिगत जिंदगी से आपकी, पॉलिटिक्स जो है आजकल फुल टाइम जॉब हो गई, इतनी बिजी लाइफ हो गई है, लगभग 25-30 साल से आप लगातार राजनीति में। अपने मनोरंजन के लिए राजेश अग्रवाल जी क्या करते हैं, चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि वो भी जिंदगी का एक पार्ट है। देखिए, साल में 1 या 2 धार्मिक यात्राएं मैं जरूर करता हूँ, और कहीं घूमना जाना होता है जाता हूँ। पॉलिटिक्स निश्चित समय लेती है। पॉलिटिक्स के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस समय आप जो काम करना चाहते हो उस समय अगर वो काम दूसरा आ गया तो आप ना नहीं कर सकते कि मैं 2 घंटे बाद देखूंगा, तो उसमें थोड़ा क्लैश होता है आपका। बाकी समय मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट कोई कठिन नहीं है। मेरा अपना जीवन का एक तजुर्बा है। मैं किसी भी व्यक्ति से उस व्यक्ति को काम देता हूं जो ओवर बिजी है। खाली आदमी को अगर आप बता दोगे ये काम कर दो, तो वो 4 दिन बाद काम भी नहीं करेगा और ऐसा बहाना बनाएगा कि आप उससे कुछ कह ही नहीं सकते।
लेकिन आप जिस पे समय नहीं है सांस लेने का, उसे काम बता के देखो, वो काम जरूर करेगा आपका। तो टाइम मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सब हो जाता है। परिवार को भी समय देते हैं, समाज को भी देते हैं, अपने को भी देते हैं। मैं योगा करता हूँ रोज आधे से पौन घंटा टहलता हूँ। सवेरे 5 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ और दिन में नहीं लेटते। तो 5 अपने शरीर को भी 1.5-2 घंटे देते हैं। तो अगर मैं राजनीतिक सान मारूं कि मुझ पे समय ही नहीं है, तो शरीर नहीं होगा तो मैं करूँगा क्या? तो सब कुछ होता है। कभी अब 2 साल से पिक्चर नहीं गए, पिक्चर भी देखते थे। कोई ऐसा नहीं है। सब कुछ करते हैं, घूमना फिरना, राजनीति को समय देना, परिवार को समय देना, क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं। धन्यवाद जी। कोई मैसेज देना चाहते हैं संक्षिप्त शब्दों में अपनी जनता को, बरेली की, तो दे सकते हैं। मेरा बरेली की जनता नहीं, इस देश की जनता से निवेदन है, दलों को भूल जाएं, व्यक्ति को वोट दें। जिस दिन वो लोग निर्दलीय को चुनाव जिताने लगे, विधानसभा लोकसभा का, तो समझ लो इस देश में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो ही व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम पालिकाओं में जाएगा जो उसका हकदार है। दलों के चक्कर में व्यक्ति काम नहीं करता है, वो घर बैठ जाता है, उसे पता है कि जनता तो वोट दे ही रहेगी, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। ये मेरा संदेश है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए। शुक्रिया जी। हमारे साथ थे राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में खूबसूरत शब्दों के साथ सियासत की बात की, और एक बहुत ज़बरदस्त खाका भी उनका जहन में है बरेली शहर सीट को लेकर। अगर पार्टी और उसके बाद जनता उन्हें मौका देती है, जाहिर है कि सियासत का एक लंबा तजुर्बा है उनका, और उनकी वाइफ भी क्योंकि पार्षद रही हैं अलग अलग इलाकों से, जाहिर है हर चीज़ को समझते हैं। फ़िलहाल बरेली की 9 सीटें हैं और 9 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है। और देखने वाली बात ये होगी, गर्भ में छुपी बात होगी कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।